नॉट एज एन एम्प्लॉय बट एज अ बिजनेस पार्टनर। ये सुनकर मोहित और प्रफुल्ल दोनों खुश हुए, पर ये वो खबर नहीं थी जो वो सुनना चाहते थे। अरे वाह, मोहित ने कहा और प्रफुल्ल ने मुझसे हाथ मिलाया और इस बार उसकी पकड़ थोड़ी कठोर थी और वो मुझे आंखों से कुछ इशारा भी कर रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाया था। अब तो पार्टी बनती है, मोहित बोला, पर पार्टी सुनते ही नीतू का चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया क्योंकि मैं बाहर कुछ भी नहीं खा सकता था। गाइस, डॉक्टर ने मुझे बाहर से खाने को मना किया है, मैंने सफाई देते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ, हम घर पर ही कुछ बना लेते हैं, चल गाजर का हलवा बनाते हैं, प्रफुल्ल ने पूरे जोश में आते हुए कहा। इतना कहकर हम तीनों उठ खड़े हुए, पर नीतू बोल पड़ी, अरे तो तुम लोग बैठो, मैं बनाती हूँ। अरे मैडम, आप क्यों तकलीफ करते हो, हम तीनों है ना, मोहित बोला। ये क्या मैडम मैडम लगा रखा है, यू आर नॉट माई एम्प्लॉई एनीमोर, कॉल मी नीतू। अब ये सुनकर दोनों मेरी तरफ देखने लगे। तभी नीतू दोबारा बोली, सागर भी तो मुझे नीतू कहता है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैडम वो क्या है ना, हम इसकी तरह बदतमीज नहीं है, प्रफुल्ल ने मेरी टांग खींचते हुए कहा। ओह भाई साहब, मुझे भी इन्होंने ही बोला था कि नाम से बुलाया करो, मैंने अपनी सफाई दी। गाइस, ये बात तो सच है कि इससे ज्यादा तमीजदार लड़का मैंने नहीं देखा, शिष्टता तो इनके रग रग में बसी है। मैडम वो, मोहित कुछ कहने को हुआ तो नीतू ने उसकी बात काट दी। कम ऑन गाइस, उनका इतना कहना था कि दोनों मान गए और एक साथ बोले, ओके नीतू जी। नीतू जी नहीं, सिर्फ नीतू, नीतू ने कहा तो दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। उसके बाद हम तीनों ने किचन में मिलकर गाजर का हलवा बनाया और बनाते बनाते हमारी बहुत सी बातें हुई, बहुत से राज खोले गए और हंसी मजाक खूब चला। 20 तारीख को हम सुबह एयरपोर्ट के लिए निकले। दिल का एक टुकड़ा अचानक से रो पड़ा और आंखें नम हो गई। टैक्सी में बैठे थे और मेरी नजरें खिड़की से चिपकी हुई थी। हर वो दुकान, हर वो मोहल्ला, हर वो सड़क जहां मैंने घूमते हुए इतने साल निकाले, आज वो सब मैं पीछे छोड़कर जा रहा था। कॉलेज से लेकर अब तक करीब 7 साल बिताने के बाद जैसे दिल का एक हिस्सा यही रह जाना चाहता था। इस शहर ने मेरी जिंदगी का हर एक पहलू देखा था, फिर चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की आवारागर्दी हो या मोहब्बत में चोट खाए आशिक के आंसू। मेरे ये आंसू नीतू से छुप नहीं पाए और उन्होंने मेरी ठुड्डी पकड़ के अपनी तरफ घुमाई और आंखों के इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें अपने मन के ख्याल सुना दिए। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, तुम शहर छोड़कर नहीं बल्कि इस यादें अपने सीने में बसाए ले जा रहे हो। मैंने हाँ में सर हिलाया और उनकी बात एक्सेप्ट की। इमोशनल होते हुए हम एयरपोर्ट पहुंचे। ये मेरी लाइफ की पहली हवाई यात्रा थी जो नीतू करवा रही थी। कहने को तो ये 2.5 घंटे की यात्रा थी, पर मेरे लिए ये यादगार यात्रा थी। अपने फोन से मैं जितनी पिक्चर ले सकता था वो ली। नीतू को मुझे ऐसा करता देख एक अजीब सा सुख मिल रहा था और वो बैठी बस मुस्कुराती हुई मुझे देख रही थी। मैं उनके पास आया और उनके साथ बहुत सी सेल्फी खींची। अश्विनी और मेरी सारी सेल्फी तो मैं डिलीट कर चुका था और फोन खाली था, तो सोचा कि उसे एक अच्छे दोस्त के साथ फोटो खींचकर भर दूं। खैर, जब बोर्डिंग शुरू हुई तो हमारी सीट एक साथ नहीं बल्कि दूर दूर थी क्योंकि मेरी टिकट लास्ट में बुक हुई थी। पर नीतू बहुत होशियार थी। उनकी बगल वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी तो उसने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड और मेरी सीट दूर दूर मिली है, तो आप प्लीज वहाँ बैठ जाओगे। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाँ भरी और मेरे पास आई और मेरे कंधे को छूते हुए कहा, आपकी वाइफ बुला रही है। मैं हैरानी से उसे देखने लगा कि ये क्या बोल रही है। फिर मैंने पलट कर देखा तो नीतू हंस रही थी। मैं समझ गया और उठकर उनके पास चल दिया। यार आपको चैन नहीं है ना, मैंने हंसते हुए कहा। मैं उनके बगल वाली सीट पर बैठने लगा तो उन्होंने मुझे अपनी खिड़की वाली सीट दे दी। हवाई जहाज में पहली बार बैठना, वो भी खिड़की वाली सीट पर। टेक ऑफ से पहले सीट बेल्ट की अनाउंसमेंट हुई। आज मैं अपने जीवन में पहली बार अपना फोन एयरप्लेन मोड में डालने को मरा जा रहा था। जब मैंने ये बात नीतू को बताई तो वो भी मेरा बचपना सुन हंस पड़ी। टेक ऑफ और लैंड करते हुए मेरी थोड़ी फटी थी, पर नीतू ने मेरे बाएं हाथ पर अपने हाथ रखे हुए थे तो डर कम लगा। हम बेंगलुरु पहुंचे और बाहर निकलते ही मैंने उस जमीन को अपनी उंगलियों से छू लिया। जब पहली बार लखनऊ आया था कॉलेज पढ़ने, तब भी मैंने ये किया था और अब देखो कितना प्यार दिया उस शहर ने, और आज यहाँ नई जिंदगी शुरू करने आया हूँ तो गर्व महसूस हो रहा है। मैंने कहा तो नीतू ने मेरी पीठ थपथपाई। नीतू ने अक्कू को फोन किया तो उसने हमें बाहर बुलाया। बाहर पहुंचकर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, वहां अक्कू मेरी बाइक के साथ खड़ा था। मैंने हालांकि अक्कू को तो नहीं पहचाना, पर अपनी बाइक को पहचान गया था। तुम्हारा वेलकम गिफ्ट, नीतू ने कहा तो मेरे चेहरे पर खुशियां अपने रंग बिखेरने लगी।
बेटा ये 3 बैग लेकर तू घर निकल, हम तुझे वहीं मिलेंगे। नीतू ने अक्कू को कहा और उसने तुरंत ऑटो कर लिया। मैंने दाहिने हाथ को चूमा और फिर उसी हाथ से बाइक को छुआ और फिर उस पर सवार होकर बड़े स्टाइल से किक मारी। वो भर करते हुए स्टार्ट हुई और ये आवाज नए शहर में सुन मेरे मन में रोमांच भर उठा। नीतू पीछे से आकर मेरे से सट कर बैठ गई। सच्ची आज एक अरसे बाद तुम्हारे साथ बाइक पर बैठने का मौका मिला है, नीतू खुश होती हुई बोली और मुझे पीछे से थाम लिया। नीतू मुझे रास्ता बताती रही और मैं बाइकें खुशी खुशी चलाता रहा। रास्ते में पड़ने वाली हर जगह के बारे में मुझे जानकारी दी। अंततः हम घर पहुँचे। नीचे बाइक खड़ी करके हम ऊपर पहुँचे तो नीतू ने घंटी बजाई। दरवाजा एक मलयाली लड़की ने खोला जो वहाँ काम करती थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी और मेरे चेहरे पर हैरानी। वो दीदी ने बोला कि आप आ रहे करके, यार मेरा गृह प्रवेश हो रहा है क्या, मैंने कहा और फिर हम तीनों ठहाका मार के हंसने लगे। खैर अंदर जाने के बाद नीतू ने मेरा उस लड़की से इंट्रो करवाया। उसका नाम अलका था, पर ये घर एक BHK था और मुझे अलका के सामने उनके कमरे में जाने में झिझक हो रही थी। इतने अक्कू सामान लेकर आ गया। मैंने फौरन उसके हाथ से सूटकेस लिया। अब अक्कू और अलका के सामने मैं कैसे सामान अंदर रखूं? मैं हॉल में ही गया और इधर नीतू ने अलका को खाना बनाने के बारे में इंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अक्कू उर्फ आकाश एक ट्रेनी था और उसी की तरह एक और लड़का था जिसका नाम रवि था। दोनों MBA स्टूडेंट्स थे और नीतू के पास ट्रेनिंग ले रहे थे। तो ऑफिस चलें? मैंने पूछा तो नीतू अक्कू को देखने लगी और फिर ना में सर हिला दिया। आज ही तो आए हैं और तुम्हें आज से ही काम स्टार्ट करना है? चलो पहले थोड़ा घूम लो, ऑफिस कल से ज्वाइन कर लेना। मैंने भी सोचा कि ठीक ही तो है, आज का दिन शहर ही घूमते हैं। इसलिए वो पूरा दिन हम शहर घूमते रहे और जब रात को वापस आए तो मुझे नीतू के कमरे में मेरा सामान मिला। मैं हॉल में ही सो जाता हूँ, मैंने कहा तो नीतू भड़क गई। क्या हॉल में सो जाता हूँ? इस डबल बेड पर मैं अकेले सोऊं? यार अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों एक घर में एक ही रूम में सोए। आपके एम्प्लॉई और अलका क्या सोचेगी? सागर ये लखनऊ नहीं है, यहाँ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और तुम हो के बेड शेयर करने से डर रहे हो। हम सिर्फ एक बेड शेयर कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं। सो ग्रो अप। लेटते ही नीतू को नींद आ गई, पर मेरे लिए जगह नहीं थी तो थोड़ी बेचैनी थी। मैं चुपचाप उठा और बालकनी में खड़ा हो गया और उस सोते हुए शहर को देखने लगा। मुझे वो शहर भी लखनऊ जैसा ही लगा, बस दिन के समय ये लखनऊ से अलग था, वरना रात में तो ये अब भी वैसे ही लग रहा था। मैं हाथ बांधे खड़ा चांद को निहारता रहा और जब लगने लगा कि अब नींद आ रही है तो सोने चला गया। अगले दिन सबसे पहले उठा और चाय बनाने की सोची, पर किचन में क्या कहाँ रखा है उसमें थोड़ा समय लगा। आखिर चाय बन गई और मैं नीतू के लिए चाय लेकर पहुंचा तो वो करवट लेकर लेटी हुई थी। मैंने उनके साइड टेबल पर चाय रखी और एक आवाज दी और उन्होंने आंख खोल दी। सामने चाय देख वो उठ बैठी। अरे मुझे बोला होता, जल्दी उठ गया था तो सोचा चाय बना लूं, मैंने कहा और उनके सामने बैठकर चाय की चुस्की लेने लगा। फिर हम रेडी हुए और ऑफिस के लिए निकले। अभी मैं बाइक पार्क ही कर रहा था कि नीतू ने अक्कू को कॉल कर दिया। मैंने ये नहीं देखा और जब मैं आया तो हम एक बिल्डिंग में दाखिल हुए। मुझे लगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऑफिस होना ही बड़ी बात है, पर जब हम ऊपर पहुंचे तो ये एक शेयर्ड ऑफिस निकला। दरवाजे पर अक्कू और रवि दोनों प्लेट लेकर खड़े थे। दरवाजे पर वेलकम का स्टिकर था और मैं ये देखकर खुश था। रवि चूंकि ब्राह्मण था तो वो मंत्र पढ़ते हुए उसने तिलक किया और फिर आरती लेकर हम अंदर घुसे। सामने ही एक छोटा सा मंदिर था। मैंने वहाँ प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान हमें काम में तरक्की देना। नीतू का ऑफिस कुल मिलाकर बस 2 कमरों का ही था। एक बड़ा हॉल जिसमें 2 डेस्क थे जिन पर प्रिंटर और दोनों लड़कों के लैपटॉप थे। दूसरा था एक छोटा केबिन जिसमें एक बॉस चेयर, बॉस टेबल और उसके सामने 2 चेयर्स। नीतू ने मुझे अपनी चेयर पर बैठने को कहा पर मैं नहीं माना। आपकी जगह है, मैंने कहा, पर तभी अक्कू ने पार्टनर हाइप डीड नीतू के हाथ में दी। नीतू ने वो डीड टेबल पर रखी और मुझे कहा, ये लो पार्टनर हाइप डीड, इस पर साइन करो और पूरे हक से यहाँ बैठो। पर इसकी क्या जरूरत है, मैंने कहा। अरे कमाल करते हो, बिना इस पर साइन किए हम अकाउंट कैसे खोलेंगे, और अभी तो और भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर तुम्हें साइन करना है। उनकी बात सही थी, इसलिए मैंने बिना पढ़े ही साइन कर दिया। पढ़ तो लो, नीतू ने कहा। आपने पढ़ लिया था ना, तो बस, मैंने कहा। पर अब नीतू फिर से कहने लगी कि मैं उसकी सीट पर बैठूं। नहीं, ये आपकी जगह है, धीरे धीरे जब मैं इस ऑफिस में अपनी जगह बना लूंगा तब बैठूंगा, पर फिलहाल तो मुझे बाकियों से मिलवाओ। इतना कहकर मैंने बात टाल दी और फिर नीतू ने मुस्कुराते हुए आस पड़ोस वाले बॉसेस से इंट्रो कराया, ये कह के कि मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। सबसे मिलकर हम वापस आए। रवि और अक्कू अपने डेस्क पर बैठे काम कर रहे थे।
अच्छा आकाश, आप मुझे क्लाइंट की लिस्ट दे दो, मैंने कहा तो उसने जवाब में ओके सर कहा। उस समय मेरी छाती गर्व से फूल गई। जिस इंसान ने इतने साल से सबको सर कहा हो, अचानक से उसे कोई सर कहे तो उसे कितना गर्व होता है, ये मुझे उस दिन पता चला। मैं तो काम में लग गया, पर नीतू ने शॉपिंग शुरू कर दी। लंच टाइम मैंने सबके लिए बाहर से खाना मंगाया और मेरा खाना तो मैं साथ ही लाया था। आकाश और रवि ने पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मुझे बाहर के खाने से परहेज करने को कहा है। शाम होते ही नीतू मुझे मॉल ले गई और वहां उसने मुझे बिजनेस सूट दिलवाया। अब चूंकि मुझे न्यूयॉर्क जाना था तो प्रेजेंटेबल तो लगना था। फिर वही एक सैलून में मुझे एक अच्छा सा हेयर कट और बियर्ड स्टाइल करवाया और अब मैं वाकई में हैंडसम लग रहा था। हाय सागर, सच्ची बड़े हसीन लग रहे हो, नीतू ने कहा और इधर मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो पाया कि कहाँ उस दिन जब मैंने खुद को आईने में देखकर अफसोस किया था और कहाँ आज जब मैं वाकई में इतना हैंडसम दिख रहा हूँ। दूसरे दिन हमारी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी और उत्साह से भरे हम दोनों वहां पहुंचे और होटल में चेक इन किया। वो पूरी रात हमने प्रेजेंटेशन और बाकी की सारी तैयारी में लगा दी। हमारी प्रेजेंटेशन से पहले एक सेमिनार था जहां उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी थी। मुझे उसके हिसाब से थोड़े चेंजेस करने पड़े और हम तैयार थे। कॉन्फ्रेंस रूम में 2 अमेरिकन बैठे थे जिन्हें हमें प्रेजेंटेशन देनी थी। स्टार्ट नीतू ने किया और जैसे ही डेटा प्रेजेंट करने की बारी आई तो उन्होंने मुझे पॉइंटर दे। मैंने बड़े ही आराम उन्हें सारा कुछ समझाया और उसके बाद उन्होंने हमें बाहर बैठने को कहा। हम दोनों ही बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी उन्होंने हमें अंदर बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। ये सुनते ही नीतू खुशी से उछल पड़ी और मेरे गले लग गई और मेरे दाएं गाल को अपनी लिपस्टिक से लाल कर दिया। ये देख वो अंग्रेज भी हंसने लगे और हम दोनों भी हंसने लगे। थैंक यू सर for giving us this opportunity and we promise we will deliver what we promise। मैंने ये कहते हुए उनसे हाथ मिलाया और फिर हम दोनों हंसी खुशी बाहर आए। बाहर आते ही आशु ने फिर से मुझे अपनी बाहों में कस लिया। आज दिवाली थी तो वहां से निकलकर हम सीधा होटल आए और वहां नहा धोकर हमने कपड़े बदले। मैंने कुर्ता पजामा और नीतू ने साड़ी पहनी और हम सीधा मंदिर पहुंचे। उस शहर में भारतीय लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया था। ये पहली बार था कि मैं दिवाली पर अपने परिवार के साथ नहीं था और जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां सब लोगों को उनके परिवार के साथ देख आखिर मेरी आंखें छलक ही आई। नीतू ने मेरे आंसू पोंछे पर उनका भी वही हाल था जो मेरा था। मैंने उनकी आंखें पोंछी और फिर हमने भगवान के दर्शन किए और अपने लिए तथा अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना की। पूजा के बाद मैंने प्रकाश को फोन किया और उससे हाल चाल लेने लगा तो उसने जो बताया वो सुनकर मैं हैरान हो गया। मेरे घर में बाकायदा पूजा हो रही थी और खुशियां मनाई जा रही थी। किसी को भी मेरे ना होने का गम नहीं था। दिल दुखा कि मैं यहाँ सबको इतना मिस कर रहा हूँ और वहाँ किसी को कोई दुख भी नहीं। पर फिर ये सोचा कि मेरी कमी शायद अश्विनी की शादी ने पूरी कर दी होगी। शादी की सारी तैयारियां प्रकाश करवा रहा था जिससे पिताजी और ताऊजी को थोड़ी सहूलत थी। उन्होंने उसे ये भी बता दिया था कि मुझे घर से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने भतीजी की शादी की जगह विदेश जाना ज्यादा जरूरी समझा, जिस पर प्रकाश ने मुझे डांटा। पर मैं उसे सच नहीं बता सकता था, इसलिए जो वो कह रहा था वो सब सुनता रहा। फोन पर बात करने के बाद मैं उदास खड़ा था कि तभी नीतू ने पीछे से आकर मेरा दाहिना हाथ थाम लिया। क्या हुआ, घर पर सब ठीक है ना, नीतू ने पूछा तो मैंने झूठी मुस्कान के साथ कहा हाँ सब ठीक है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। अब चूंकि वहां घर का खाना नहीं मिल सकता था तो बाहर खाने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पर मेरी तबीयत में पहले से काफी सुधार था, इसलिए मैंने ये रिस्क ले लिया। खाना मैं कम मिर्च और तेल वाला ही खा रहा था ताकि कुछ कॉम्प्लिकेशन न बढ़े। खा पी कर हम होटल लौटे और लेट गए। नीतू जानती थी कि मेरा मन उदास है और कहीं मैं इस दुख को फिर से अपने सीने से ना चिपका लूं, इसलिए आज लेटते समय उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। उनका ऐसा करना मेरे लिए बहुत अजीब था क्योंकि मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो गए थे। पर मैं चुपचाप पड़ा रहा। कुछ देर लगी सोने में और आखिर नींद आ ही गई। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से हाथ सरका लिया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अगली सुबह हम दोनों देर से उठे और उठने के बाद भी नींद पूरी नहीं हुई, शायद जेट लैग हो गया था। वो पूरा दिन हमने घूमते हुए बिताया और कंपनी के साथ बैठकर कुछ स्टडी किया। शाम हुई तो आज मन चेंज करने को कर रहा था। सर्दी का आगाज हो चुका था तो कुछ तो चाहिए था। आज बियर पिए, मैंने एक्साइटेड होते हुए पूछा तो नीतू चिढ़ गई। बिल्कुल नहीं, जरा सा ठीक हुए नहीं कि बियर पीनी है। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा दिया। उनका इस कदर हक जताना मुझे अच्छा लगता था। हम आखिर होटल आ गए तो खाना खाकर जल्दी सो गए।
सुबह मैं जल्दी उठ गया और मैंने रवि को कॉल किया और उससे कुछ अपडेट लेने लगा। फिर अचानक से मुझे कुछ याद आया और मैंने कुछ पुरानी कंपनियां जिनके साथ कुमार काम करते थे उन्हें मैंने मेल भेज दिए। चूंकि इन कंपनियों का डेटा मैं ही देखता था तो मेरे लिए ये काम आसान था। 8 बजे नीतू भी उठ गई और मुझे ऐसे काम करते देखकर मेरे पास आई और मेरे हाथ से लैपटॉप छीन लिया। थोड़ा आराम भी कर लो, इतना कहते हुए वो लैपटॉप अपने साथ ले गई। मैंने शाम को घूमने का प्लान बना लिया और मीटिंग के बाद हम घूमने निकल पड़े। हमारे पास दिन बहुत थे इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं थी। दिन निकलते गए और मेरी दोस्ती जेनिफर नाम के एक गोरी से हो गई। पर नीतू को वो फूटी आंख नहीं भाती थी। जब भी मैं उससे बात करता तो नीतू मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे नीतू को इस तरह सताने में बड़ा मजा आता था और मैं जानबूझकर उससे लंबी लंबी बातें किया करता था। उसकी रुचि थी इंडिया घूमने की और मैं उसे अलग अलग जगह के बारे में बताया करता था। नीतू को शायद ये डर था कि कहीं मैं उस गोरी से प्यार तो नहीं करता। एक दिन की बात है, हम दोनों कॉफी पी रहे थे कि नीतू भी आकर बैठ गई। जेनिफर को किसी ने बुलाया तो वो एक्सक्यूज मी बोलकर चली गई। उसके जाते नीतू मेरे कान पकड़ लिए, इससे शादी करके यही सेटल होने का इरादा है क्या? ये सुनकर मैं हंस पड़ा। वो मैरिड है, मैंने हंसते हुए कहा और तब नीतू को समझ आया कि इतने दिन से मैं उन्हें सताए जा रहा था। वो भी हंसने लगी और फिर एकदम से खामोश हो गई। मैंने पूछा, हुआ क्या? तुम्हारी दोस्ती खोने का डर सताने लगा। नीतू ने उदास होते हुए कहा, तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भला आपको छोड़ दूं, मेरी प्याली प्याली दोस्त को, मैंने नीतू की ठुड्डी पकड़ते हुए कहा। ये सुनकर नीतू फिर से मुस्कुराने लगी। उस दिन शाम को जेनिफर और उसका पति भी हमारे साथ घूमने आए और फिर मौका आया पीने का। अब नीतू उनके सामने मुझे कैसे मना करती, पर फिर मैंने ही मना किया। इस बार नीतू ने खुद कहा, जस्ट 1 बियर। हमने बस एक बियर पी और फिर होटल लौट आए।